हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस बुक के बारे में बात करूंगा वो आपको ले चलेगी अफ़गानिस्तान की उन गलियों में जहां कभी बच्चे बेपरवाह होकर खेला करते थे और फिर जब वहां तालिबान आई तो उस खूबसूरत देश का क्या हाल हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा खालिद हुसैनी की बेस्ट सेलिंग नावल द काइट रनर के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है आमिर और हसन नाम के दो बच्चे के साथ। ये दोनों काबुल में रहते हैं। आमिर के पिता, जिन्हें वो बाबा कह के बुलाता है, वो काबुल के एक रईस बिजनेसमैन हैं और काबुल में एक बहुत बड़े बंगले में रहते हैं। आमिर की माँ उसे जन्म देते वक्त ही मर गई थी। बाबा के एक जिगरी दोस्त भी हैं, रहीम खान। वहीं दूसरी तरफ है हसन। हसन बाबा के नौकर अली का बेटा है। हसन और अली आमिर के ही बड़े बंगले में बने एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। हसन की माँ सानो बहार उसे जन्म देने के बाद किसी और आदमी के साथ भाग गई थी। असल में हसन एक माई सीटिंग ट्राइब हज़ारा को बिलोंग करता है, जो कि शिया मुस्लिम्स होते हैं, और सालों साल पश्तून कबीले ने हज़ारा मुस्लिम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करा होता है। दरअसल अली के माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और फिर आमिर के दादा अली को अपने साथ लेके आ गए। अली और बाबा दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद आमिर और हसन बहुत मस्ती करा करते थे। आमिर डेली स्कूल जाया करता था और हसन उसका नाश्ता बनाया करता था। क्योंकि हसन को पढ़ना भी नहीं आता था, इसलिए आमिर उसे कहानियाँ भी पढ़ के सुनाया करता था। फिर एक दिन 1973 में अफ़गानिस्तान में मोनार्की से हट के रिपब्लिक गवर्नमेंट आ गई और उसके अगले दिन जब आमिर और हसन बाहर टहलने के लिए निकले तो उन्हें आसिफ और उसके दोस्त कमल और वली ने रोक लिया। आसिफ उन्हीं की उम्र का एक लड़का होता है जो कि सब बच्चों को बहुत परेशान करता है। उसकी माँ जर्मन होती है और वो हिटलर का बहुत बड़ा सपोर्टर होता है। वो कहता है जिस तरह हिटलर ने ज्यूस को मार डाला वैसे ही हमें भी इन हज़ारों को मार डालना चाहिए। वो हसन को परेशान करने लगता है और आमिर से कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम एक हज़ारा को अपना दोस्त बना के घूम रहे हो। आमिर फिर मन ही मन में सोचता है कि हसन उसका नौकर है, उसका दोस्त नहीं। वो हसन को और डराते रहते हैं, लेकिन फिर हसन एक गुलेल निकाल के आसिफ को मारने की धमकी देता है और फिर आमिर और हसन वहाँ से बच के भाग जाते हैं। सर्दियों में काबुल में पतंग भी उड़ाई जाती है और जब वो पतंग कटती है उसके पीछे जो बच्चे भागते हैं उन्हीं बच्चों को द काइट रनर बोला जाता है और हसन सबसे अच्छा काइट रनर होता है। वहाँ पर पतंग उड़ाने की टूर्नामेंट भी होती है और आमिर उस टूर्नामेंट को जीत ही रहा होता है। बस उसके सामने एक आखिरी नीली पतंग बचती है। आमिर उसे भी हरा देता है। ये देख के बाबा और हसन बहुत खुश होते हैं। फिर हसन आमिर से कहता है कि आमिर आगा, आपने बहुत अच्छा काम करा है और मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ और वो नीली पतंग आपका इनाम है और मैं वो आपके लिए लेके आऊँगा। फिर हसन उस नीली पतंग के पीछे भागता है, लेकिन फिर काफ़ी देर हो जाती है और हसन वापस नहीं लौटता है। तो फिर आमिर उसे ढूंढने के लिए निकलता है। लोगों से पूछताछ करने के बाद उसे पता चलता है कि हसन को 3 लोगों के साथ पहाड़ी के पीछे देखा गया है। जब आमिर वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि हसन को आसिफ और उसके 2 दोस्तों ने घेरा हुआ रखा होता है। वो हसन को परेशान कर रहे होते हैं और उसे मारने की भी धमकी देते रहते हैं। फिर आसिफ हसन से कहता है कि ये तेरे हाथ में जो नीली पतंग है, अगर ये तू हमें दे देगा तो हम तेरे को यहाँ से जाने देंगे। लेकिन हसन ऐसा करने से साफ मना कर देता है। फिर वो तीनों मिलके हसन को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। आमिर ये सब पेड़ के पीछे से देख रहा होता है, पर उसकी हसन को बचाने की हिम्मत नहीं होती और आमिर को ऐसा लगता है कि हसन ने भी उसे देख लिया है। आमिर फिर सीधा भाग के घर पे आ जाता है और फिर रात में जब हसन वापस लौटता है तो उसके शरीर के कई हिस्सों से खून बह रहा होता है, लेकिन उसके हाथ में वही नीली पतंग होती है जो वो आमिर को दे देता है। इसके बाद कई दिनों तक आमिर और हसन एक दूसरे से बात नहीं करते। आमिर हसन से नज़रें भी नहीं मिला पाता है। फिर एक दिन आमिर बाबा को कहता है कि हमें अली और हसन को घर से निकाल देना चाहिए, जिस पे बाबा बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम उन दोनों को कभी वहाँ से नहीं निकालेंगे। फिर एक दिन आमिर का बर्थडे होता है और बाबा आसिफ को भी इनवाइट करते हैं। पार्टी में हसन सबको शरबत बांट रहा होता है और वो आसिफ के पास भी जाता है। ये देख के आसिफ और उसके दोस्त बहुत हंसते हैं, लेकिन आमिर इस बार बर्थडे में मिली घड़ी और कुछ पैसे हसन के घर के अंदर रख देता है और बाबा को बोलता है कि हसन ने हमारे घर से चोरी करी है। जब बाबा ये बात हसन से पूछते हैं तो हसन हाँ कर देता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमने तुम्हें माफ़ किया। लेकिन फिर अली कहता है कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते हैं,
हम अपने लोगों के बीच हज़ारत जात चले जाएंगे। बाबा उन्हें जाने से बहुत रोकता है, लेकिन अली नहीं मानता। इसके बाद बाबा अली और हसन को बस अड्डे छोड़ के आ जाता है और बहुत ज़्यादा रोता है। कहानी फिर फास्ट फॉरवर्ड में आगे बढ़ती है। 1981 में अफ़गानिस्तान में सोवियत आर्मी घुस गई थी, जिस कारण से वहाँ पर लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो गया था। इसी वजह से बाबा अपना घर रहीम खान को बेच के आमिर के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। वहाँ पर बाबा एक गराज में काम करने लग गए और आमिर ने भी एक इंग्लिश लिटरेचर की क्लास ज्वाइन कर ली। फिर बाबा को ट्यूमर हो गया। उनकी एक सर्जरी भी हुई जिससे उन्हें कुछ आराम नहीं मिला और फिर 1988 में बाबा की मौत हो गई। वहीं 1992 में अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन में इंटरनल वॉर चालू हो गया। इसी बीच आमिर ने कैलिफोर्निया में एक लड़की से शादी भी करी और अपनी पहली बुक पब्लिश करी। फिर एक दिन 1999 में आमिर को रहीम खान का फ़ोन आता है। वो उसे बोलता है कि वो इस वक्त पेशावर पाकिस्तान में है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो आमिर से आखिरी बार मिलना चाहता है। ये बात सुन के आमिर तुरंत पेशावर चला जाता है और फिर रहीम खान से मुलाकात करता है। रहीम खान उसे बताता है कि 1992 में मुजाहिदीन में इंटरनल वॉर चालू हो गई और उसके बाद 1996 में तालिबान आ गई। तालिबान ने मुजाहिदीन को हरा दिया और फिर पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया। लेकिन फिर रहीम खान आमिर को कहता है कि 1986 में जब तुम लोग कैलिफोर्निया गए तब मैं तुम्हारे घर में अकेला नहीं रह रहा था, मेरे साथ हसन भी था। रहीम खान फिर बोलता है कि मुझे उस घर में काफ़ी अकेलापन लग रहा था, इसलिए मैं हसन को ढूंढते हुए हज़ारत जात पहुंचा। मुझे उसका घर मिल गया। वो एक झोपड़ी में रह रहा था अपनी बीवी के साथ। उसके सामने के दोनों दांत टूट चुके थे और उसने मुझे बताया कि अली एक लैंडमाइन में मारा गया। मैं उन दोनों को अपने साथ यहाँ पर लेके आ गया और फिर वो दोनों मेरे साथ रहने लगे। लेकिन फिर एक दिन एक बुढ़ी सी औरत घर में आई। ये औरत थी सानोबार। पहले तो हसन उसे देखकर बहुत गुस्सा करा, लेकिन फिर बाद में वो मान गया। सानोबार ने हसन का बच्चा डिलीवर करने में भी मदद करी। हसन को एक बेटा हुआ जिसका नाम था शोराब। जब वो 4 साल का हुआ तब सानोबार मर गई। लेकिन फिर जब तालिबान आई तो उन्होंने पतंग उड़ाने पे बैन लगा दिया और हज़ारों को मारना चालू कर दिया। तब तक हम दोनों बहुत सुकून से रह रहे थे। हसन अपने बेटे शोराब को तुम्हारे बारे में बताया करता था कि कैसे मैं और आमिर आगा बचपन में खूब मस्ती करा करते थे। रहीम खान फिर आमिर को एक लेटर देता है। वो लेटर लिखा होता है हसन ने आमिर के लिए। उस लेटर में लिखा होता है कि मैं अपने बेटे शोराब को अपने सारे किस्से और कहानियाँ बताया करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ आप जहाँ भी हो आप सुरक्षित रहो। इस लेटर का जवाब बिल्कुल देना, क्योंकि मैं भी आपकी अमेरिका की ज़िंदगी के बारे में सुनना चाहता हूँ। इस लेटर के आखिरी में मैंने एक अपनी तस्वीर भी लगाई है और जब आप अपना रिटर्न में लेटर भेजो तो उसमें आप भी अपनी एक तस्वीर लगा दें ताकि मैं भी आपको देख सकूँ। जब आमिर वो लेटर पढ़ लेता है तो उस लेटर के आखिरी में हसन की फैमिली का एक पोर्ट्रेट होता है, जिसमें आमिर देखता है कि हसन के चेहरे पे पूरी तरीके से झुर्रियाँ आ चुकी हैं। आमिर फिर रहीम खान से पूछता है कि हसन अब कहाँ है, जिस पे रहीम खान बोलता है कि एक दिन तालिबान को खबर लग गई कि शहर के बीचों बीच एक हज़ारा कपल रह रहा है। तालिबान ने उन दोनों को घर से बाहर निकाला और दोनों को सड़क के बीचों बीच गोली मार दी और शोराब को एक अनाथालय में भेज दिया। और अब ये तुम्हारा काम है कि तुम उसे वहाँ से जाके लेके आओ और फिर हम उन्हें जॉन और बेल्ट्स ऑर्फनेज में दे देंगे, जो कि अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजीज़ बच्चों की मदद करते हैं। पहले तो आमिर ऐसा करने से हिचकिचाता है और साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसकी बीवी है और उसकी ज़िंदगी है अमेरिका में, वो ऐसा छोड़ के अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के काबुल नहीं जा सकता। लेकिन फिर रहीम खान उसे बोलता है कि हसन ने उसे सब बता दिया था। उस दिन जब वो तीनों मिलके हसन को मार रहे थे तब हसन ने तुम्हें वहाँ पर देख लिया था, लेकिन तुमने उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं करा। और यही नहीं, फिर रहीम खान आमिर को ये भी बताता है कि अली कभी बाप नहीं बन सकता था। हसन बाबा का बेटा है और तुम्हारा भाई है। पहले तो ये बात सुन के आमिर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है
कि जब उसने अली और हसन को घर से निकालने के लिए कहा था तब बाबा बहुत गुस्सा हुए थे। आमिर फिर डिसाइड करता है कि वो शोराब को बचा के ले आएगा, जिसके लिए वो काबुल जाता है और उसी ऑर्फनेज में पहुंचता है जहां पे शोराब होता है। और लेकिन ऑर्फनेज के डायरेक्टर बोलता है कि उसने शोराब को तालिबान के एक आदमी को बेच दिया है। आमिर फिर उस आदमी की तलाश में लग जाता है और उसे वो आदमी मिल भी जाता है। वो आदमी आमिर को अपने साथ एक घर के अंदर लेके चला जाता है जहाँ पे शोराब होता है। शोराब को एक बंदर की तरह पेंट कर दिया जाता है। आमिर कहता है कि शोराब को उसके हवाले कर दिया जाए, जिसके बदले वो उन्हें पैसे दे देगा। लेकिन ये बात सुन के वो तालिबान का आदमी बहुत ज़ोर से हंसता है। आमिर को यहाँ पे पता चलता है कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि आसिफ है। फिर उन दोनों की वहाँ पर लड़ाई चालू हो जाती है और आसिफ आमिर को बहुत मारता है। उसकी दांत नाक सब टूट जाती है। लेकिन फिर शोराब एक गुलेल उठाता है और उस गुलेल से आसिफ की आँख फोड़ देता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। आमिर की आँख सीधे पेशावर के एक हॉस्पिटल में खुलती है और उसके बगल में शोराब भी होता है। आमिर का फिर प्लान होता है कि वो शोराब को ऑर्फनेज में दे के यहाँ से कैलिफोर्निया वापस चला जाएगा। लेकिन जब आमिर पता करता है तो उसे पता चलता है कि पाकिस्तान में जॉन और बेल्ट्स नाम का कोई आदमी ही नहीं रहता। इसका मतलब रहीम खान ने उससे झूठ बोला है। रहीम खान भी तब तक गायब हो जाता है। आमिर फिर अपनी बीवी से बात करता है और उसकी बीवी कहती है कि तुम शोराब को अपने साथ अमेरिका लेके आ जाओ। लेकिन फिर शोराब के इमिग्रेशन को लेके दिक्कत आने लगती है। इमिग्रेशन एजेंट बोलते हैं कि शोराब को पाकिस्तान के ही अनाताले में 2 साल रहना पड़ेगा। लेकिन शोराब किसी भी अनाताले में जाने से साफ मना कर देता है और बहुत डर जाता है। आमिर को भी कोई राह नहीं दिख रही होती है तो वो शोराब को होटल के रूम में छोड़ के बाहर एजेंट से बात करने के लिए जाता है। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि शोराब ने अपने हाथ की नस काट ली है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके भागता है और शोराब बच जाता है। लेकिन उसके बाद से शोराब बहुत डरा डरा रहता है। लेकिन फिर आमिर की बीवी उसे कहती है कि मैंने सब इंतज़ाम कर लिया है, हम शोराब को अपने साथ आसानी से अब लेके आ जाएंगे। आमिर फिर शोराब को अपने साथ अमेरिका लेके आ जाता है। शोराब वहाँ पे बहुत शांत रहता है और किसी से भी कुछ बात नहीं करता। 7 महीने तक वो किसी से कुछ भी बात नहीं करता। फिर एक दिन आमिर उसे एक फंक्शन में लेके जाता है। वहाँ पे कुछ बच्चे पतंग उड़ाते रहते हैं और उनमें से एक पतंग कट जाती है। आमिर फिर शोराब को देख के बोलता है कि क्या तुम्हें वो पतंग चाहिए? शोराब हाँ में मुंडी हिलाता है और फिर आमिर उस पतंग के पीछे भागता है उसे पकड़ने के लिए। यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।